हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप सभी को CUET BSc और BSc एग्रीकल्चर में बायो का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए और किससे आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। अभी से अगर आपने तैयारी शुरू की है तो आपके लिए कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो एक एक करके हम देखते चलेंगे ये सारे चैप्टर्स, कौन कौन से ये चैप्टर्स हैं और कितना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। BSc और BSc AG में जो भी CUET का सिलेबस है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आप सभी को सिलेबस पता है। जिन लोगों ने भी वीडियोस नहीं देखी हैं सिलेबस वाली, वो BSc और BSc एग्रीकल्चर का प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देखोगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इवन आपको अगर ICAR का एग्ज़ाम देना है तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, ICAR में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं या बाकी सारी चीज़ें भी मैंने वहाँ पे बताई हुई हैं। BSc एग्रीकल्चर का कौन कौन सा इम्पोर्टेंट कॉलेज है इंडिया में, कहाँ कहाँ से आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भी आपको BSc एग्रीकल्चर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन कौन से बायो के ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आज हम देखते हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और ये हैं, पहला जैसे आप जानते हो कि 12th का सिलेबस होगा टोटल। 12th से ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है इस बार, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले 11th और 12th दोनों को मिक्स करके पूछा जाता था, लेकिन अभी सिर्फ 12th पूछा जाएगा। तो आपके लिए सिलेबस पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो गया है पढ़ना। अब सिर्फ 12th की बात करो तो फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर हैं टोटल। रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब इन चारों यूनिट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो सकता है, तो इन चारों चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी ज़रूर पढ़िएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन रहते हैं, एक दो तो हमेशा ही रहे हैं अभी तक। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में 3 चैप्टर हैं। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पहला तो हो जाएगा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन तो है ही इम्पॉर्टेंट, इवोल्यूशन एक बार ज़रूर पढ़िएगा सभी लोग। लेकिन अगर इन तीनों में बात करें कि सबसे ज़्यादा वेटेज किस चैप्टर को देना है तो वो हो जाएगा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि इसमें DNA RNA एंड इसके बारे में सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताई हुई हैं। मॉलिकुलर सीजर क्या होता है, DNA लाइगेज क्या है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में हैं। तो इसीलिए मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद अगर अगले यूनिट की बात करें तो वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के ऊपर 2 से 3 वीडियोस हैं हमारे प्लेलिस्ट में, उसको देखना। वहाँ पे मैंने लिस्ट वाइज इतने ज़्यादा डिजीज़ के बारे में बताए हैं जिससे ज़्यादा सवाल तो पूछे, उससे मतलब बाहर का सवाल कभी नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देखिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर, जो आपको BSc के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और BSc AG के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। वहाँ पे देखोगे आप तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। सारी चीज़ें इन द सेंस कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, पूरा लिस्ट दिया हुआ है वहाँ पे मैंने। बैक्टीरियल डिजीज़ का, वायरल डिजीज़ का, फंगल डिजीज़ का, या वर्म की वजह से यानी कि हेलमिंथिक डिजीज़ कौन कौन से होंगे, प्रोटोजोअन डिजीज़ कौन कौन से हैं, सबका उनका नाम के साथ मैंने काफ़ी एक लंबा लिस्ट वहाँ पे बताया हुआ है। तो उसे ज़रूर देखिएगा, वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। इसके बाद अगर बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट जो है उसके अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा है उसका एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी अच्छे से पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और इन्वायरमेंटल इशू चाहे केमिस्ट्री में हो चाहे बायो में हो, दोनों में ही इम्पॉर्टेंट होगा। अब बात करते हैं कि टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में, जिसमें से हमें सिर्फ 40 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, मतलब टोटल 200 मार्क्स हैं। तो अगर आप चाहते हो कि अच्छा स्कोर करें तो बायो में एटलीस्ट आप कोशिश करो कि 180 मार्क्स ला सको। 180 से कम तो कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा कोई भी कि इससे कम मार्क्स आपको आए। इससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो।
चाहे एग्रीकल्चर हो या बीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। तो इसमें से बात कर लें तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से कम 5 क्वेश्चन होने ही चाहिए, और होते हैं, हमेशा ही ऐसा देखा गया है कि इतने रहे हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 1 से 2 क्वेश्चन रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, तो इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से भी 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा, और इन्वायरमेंटल इशू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे भी कम से कम 4 से 5 सवाल रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा बाकी बच जाते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वैसे देखा जाए तो सिर्फ 12th का ही सिलेबस है, तो सारे ही चैप्टर्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होंगे, ठीक है। तो ये आप सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ के और इसको ध्यान से देखिएगा। अब आपके लिए एक सवाल है मेरा कि इन सभी में से आपको सबसे ज़्यादा हार्ड चैप्टर कौन लगता है। मैंने केमिस्ट्री का भी सिलेबस बताया हुआ है और बायो का भी सिलेबस मैं आज आपको बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट, मतलब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको पढ़नी है। तो इनमें से जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है कि नहीं मुझे इसको पढ़ने की ज़रूरत है, तो वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैं इन सभी चैप्टर्स को एनसीईआरटी से पढ़ाऊँगी, क्योंकि CUET में मेंशन्ड है कि एनसीईआरटी का सिलेबस ही पूछा जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम एनसीईआरटी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता है कि सवाल कहाँ से पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस तरह से पढ़ें एनसीईआरटी कि हमें पता हो कि हाँ, इस जो मैंने ये लाइन पढ़ा है, इस लाइन से सवाल आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो इस तरह से पढ़ने के तरीके मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से पढ़ना है आपको एनसीईआरटी, और सारे चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और देखते चलेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और